Good evening, students. I'm Smriti, your history and English टीचर. पर्टिकुलरली हिंदी की भी मैंने वीडियोस डाले हैं. प्लीज़ वो चेक आउट दीज वीडियोस आल्सो. वो भी मैंने अच्छे से बनाए हैं, आपको अच्छा लगेगा. मल्हार पे बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही सिंपल है थोड़ी सी वो आपकी किताब. अब आते हैं आपकी ये नई किताब पे जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड. ओके, ये आपकी नई किताब है सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 8 पार्ट 1 है. अभी पार्ट 2 आएगा. अभी मुझे ये आज ही आई है मेरे पास ऑनलाइन. मैंने मंगवाई थी ये किताब आप लोगों के लिए. अच्छी किताब है. इसके बहुत सारे ये पहले आपके बताएंगे किन किन लोगों ने इस किताब को बनाने में हेल्प की है. ये आपके टेबल ऑफ कंसोनेंट्स हैं. प्लीज़ जिसको कखा भूल गया वो उसको यहाँ से प्लीज़ रोज़ पढ़े. बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं आता. इसमें मैं कुछ बच्चों को जानती हूँ, वो आगे का बढ़ रहे हैं और पीछे पीछे भूल रहे हैं. अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स है. अब तो आपकी ये एसएसटी का चैप्टर है. बहुत दिनों बाद मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ. ये तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. इसको प्लीज़ याद कीजिए कि आपने राइट्स पता होने चाहिए. ये आपके पूरी टीचिंग और इसके सिलेबस के जो हेल्पर्स हैं या वो सारे चेयरपर्सन फेमस लोग, पढ़े लिखे लोगों ने आपकी किताब ने तैयार की है. ये आ गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेम्बल. ये भी आपको आना ही चाहिए, रटा होना चाहिए आपको. ये आते हैं आपके चैप्टर्स. फर्स्ट थीम ए में लिखा है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल. इसके अंदर आता है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज. ये आपका लगभग साइंस से मिलता जुलता चैप्टर. इजी लगेगा आपको, शायद हमने पढ़ा भी होगा इसको. ये देखिए. हाँ, अब स्टार्ट करते हैं. ओके, एंड देयर यूज़. अब ये किसने लिखा है? ये कोट दिया है. कोट है क्रिस्टियाना फिगरिस का एंड टॉम रेवरेट कार्निक इन द फ्यूचर वी चूज़. ये किताब है इनकी दोनों की, दोनों ऑथर्स की. कंसर्न्ड सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू. जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो सोसाइटी पे और साइंटिस्ट या आपके रिसोर्सेज पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करते हैं, वो जो कंसर्न हैं उनको पता है कि वो बहुत क्लियर है कि हमें क्या चाहिए. वी मस्ट मूव फॉरवर्ड ए रीजनरेटिव इकोनॉमी, एन इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हारमोनी के साथ विद नेचर. हमें नेचर के साथ थोड़ा हारमोनियस हो जाना चाहिए. मतलब जैसे जिस तरह से हमने तबाही मचा रखी है इंसानों ने, और रोकनी चाहिए. रीपर्पजिंग यूज रिसोर्सेज. पता नहीं चाहिए कि हमें रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं. मिनिमाइज़ करना चाहिए वेस्ट को. रीप्लेनिशिंग डिप्लीटेड सोर्सेज. जो सोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं उसको फिर से पैदा करने का कोशिश करनी चाहिए. वी मस्ट रिटर्न टू एन इनेट विजडम ऑफ नेचर हर सेल्फ, द अल्टीमेट रीजनरेटर एंड द रीसाइकलर ऑफ ऑल रिसोर्सेज. हमें फिर से जाना चाहिए अंदर की जो विजडम है नेचर की. नेचर अपने आप उसको रीजनरेट करेगी और रीसाइकल ऑफ ऑल, हमें रीसाइकिल करना चाहिए ऑल रिसोर्सेज का. अब आते हैं आपके नीचे. ये है आपका दूध सागर. ये वाटरफॉल है, बहुत फेमस, आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी दिखाते हैं आजकल. बहुत सारे यूट्यूब पे वो शॉर्ट्स में भी आ जाता है कि भैया वहाँ से ऐसा लगता है कि दूध की धारा बह रही है. गोवा में है ये, जो आपको रेलवे ब्रिज, ये रेल जाती हुई दिखाई दे रही है आपको. अब ये है, ये आपको जो चैप्टर से आप रूबरू होंगे. ये जो आपके 3 क्वेश्चन हैं, ये आप जब आप चैप्टर से रूबरू होंगे, है ना, शब्दों के जाल जो अंदर बुने गए हैं, वो आपको जब इस पजल को सॉल्व किया जाएगा. आपके रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. हालांकि बहुत इजी चैप्टर है, मैंने आपको पहले बोला साइंस से रिलेटेड है. हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें दिखाते हैं कि भाई हम नेचुरल रिसोर्सेज कैसे कैटेगराइज करते हैं, कि क्या क्या कैटेगरीज हैं नेचुरल और नॉन अननेचुरल की. कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द लाइफ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. हम क्या कनेक्शन बिठा सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और क्या क्या है एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे हमें किस किस नेचुरल रिसोर्सेज को कितना कितना इस्तेमाल करना चाहिए. What are the implications of unsustainable use? Over exploitation of natural resources. Unsustainable use कि हमें unsustainable use over the मतलब हमें क्या क्या implications लगानी चाहिए जिससे हम natural resources का exploitation को हम रोक सकें. अब आता है जी आपका ये एक माइक्रो हाइडल प्लांट है हिमाचल प्रदेश में. द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये सब पंप नहीं लगाते थे पहले ज़माने में, पहाड़ों में अभी भी चलते हैं. ये आपका आ जाएगा ऑयल रिफाइनरी. यहाँ ये आता है कि व्हेन डज नेचर बिकम ए रिसोर्स. जल्दी मैं थोड़ा पढ़ाऊँगी क्योंकि
बहुत ही आपके आसपास से जुड़ा हुआ, आपके एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ चैप्टर है। कोई इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला कुछ नहीं लिखा गया इसमें, बहुत ईजी है ये। वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेचर इज़ द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस। जो नेचर है इज़ अ टोटलिटी ऑफ लाइफ। नेचर ने हमें सब कुछ दिया, नेचर से ही लाइफ है, लाइफ से ही हम हैं। एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। ये नेचर हमने नहीं पैदा की है, ये ह्यूमंस, नेचर ने ह्यूमंस पैदा किए, ह्यूमंस ने नेचर नहीं पैदा की। व्हेन ह्यूमंस आर दीज फॉर देयर sustenance or create new things from them for consumptions, these elements of nature become resources। मतलब सस्टेनेंस का मीनिंग होता है कि जब आप किसी चीज़ को सस्टेन करते हैं, वो चीज़ आपको, व्हेन ह्यूमंस आर यूज़ ऑफ दीज, हम कैसे इसको यूज़ करें, हम आर क्रिएट न्यू थिंग्स, नई चीज़ को क्रिएट करें फॉर कंजम्पशन, दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या बन जाते हैं नेचर के, जब हमें जो चीज़ चाहिए, जो ह्यूमंस को नीड है ना, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, नेचर से लेने की कोशिश करते हैं, तो नेचर हमारा रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, जैसे हमें फर्नीचर चाहिए, हमें अनाज चाहिए, तो हम क्या करते हैं, नेचर को यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, नई चीज़ों की क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन सोर्स रहता है वो नेचर ही रहता है। फॉर एग्जांपल ट्रीज़ आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, हमें क्या चाहिए, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन। व्हेन वी कट देम, जब हम उसको काट देते हैं, उसका वुड का फर्नीचर बना लेते हैं, हम ट्री को क्या देखते हैं, रिसोर्स। ट्री हमारे लिए क्या चीज़ है, रिसोर्स है। ठीक है, नेचर हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। हम उसको यूज़ करके अपना पालन पोषण करते हैं, या अपनी ग्रीडीनेस को, जैसे कि बढ़ गई है बहुत ज़्यादा कि हाँ जी काट दो पेड़ों को, पेड़ों बीच में दिखाई ये बहुत ज़्यादा हो गया था, अब तो फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। ऑफन दीज एंटिटीज़ आर नॉट ईजिली एसेसिबल। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी पेट्रोलियम इन प्लेसेस डीप अंडर द ओशन। पेट्रोलियम की जो मैक्सिमम कहाँ ना, डीप अंडर द ओशन में हमें उनकी रिफाइनरीज मिलती हैं, एंड वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस और एक्सट्रैक्शंस कॉस्ट मे बी टू हाई। हमें वहाँ निकालने का जो एक्सट्रैक्शन है ना, जो वो निकलता है ना, वो बहुत हाई पड़ता है, इसलिए पेट्रोलियम के रेट भी बढ़ते रहते हैं। और इट मे बी एक्चुअली अनएक्सेप्टेबल लाइक कटिंग ट्रीज इन सेक्रेट ग्रूव्स। सो फॉर एन एंटिटी टू बी कॉल्ड एज रिसोर्स, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। ये एसेसिबल है, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। इट्स एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल and culturally acceptable. Usually the word exploitation has a negative connotations in the context we use it here. It means extraction, utilization and consumption. Extract करना, utilize करना and consumptions of the natural resources. इसलिए हमने क्या कर रहे हैं, वहाँ से ले एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उनका कंजम्पशन खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। तो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव है उसका वर्ड एक्सप्लॉयटेशन, हम नेगेटिव वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, हम एक्सप्लॉयटेशन को हम एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव कनोटेशंस हैं। ठीक है, तो यूजुअली द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन एज ए नेगेटिव कैनोटेशन। नेगेटिव कैनोटेशन क्या हुआ, हम वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारा नेगेटिव थॉट उभर रहे हैं, हम उसके बारे में पॉजिटिव नहीं सोच रहे, तो हम एक्सप्लॉयटेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं नेचर के लिए, क्योंकि हम नेचर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसकी कंजम्पशंस नेचुरल सोर्सेज की, हम उसको नेगेटिवली यूज़ करें, इसलिए हमने नेगेटिव कैनोटेशन एक्सप्लॉयटेशन वर्ड यूज़ किया यहाँ पे। द अर्थ हैज़ ट्रेजर्स, वही अब ये अर्थ हैज़ ट्रेजर्स, ये तो इसी है ही, ट्रेजर्स हैं कहाँ से, अर्थ के पास ही तो हैं, तब तो हम यहाँ इंसान से इतने उसके ऊपर अमीरी के ऊपर नाचते हैं। मैनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, कुछ फॉर्म होने में कई मिलियंस ईयर लगे, जैसे फॉसिल्स हैं या हमारे मेटल्स हैं, एंड विच ह्यूमंस हैव टेकन एंड लर्न टू यूज़। और इंसानी दिमाग बहुत तेज़ है, उन्होंने देख लिया कैसे इसको लेना है और कैसे इसको यूज़ करना है। दीज इंक्लूड द मोस्ट ऑब्वियस वंस लाइक वाटर, पानी, एयर एंड सॉइल, एंड ऑल्सो द not so obvious ones like coal, petroleum, precious stones, metals, ores, timber etc. तो पानी, एयर और सॉइल तो थे ही थे, जो बाकी चीज़ें थी उनको वो भी पता चल गया कि भाई कैसे यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है। मतलब इंसानी दिमाग, खुराफाती दिमाग। हम ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छा है, हमारी लाइफ पहले से बहुत स्मूथ हो गई है। ये जो हम बार बार कहते हैं ये लाइफ कैसी थी, पहले आपने देखा लोग कैसे जीते थे, अंधेरे में जीते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं था, तो बहुत मुश्किल लाइफ जी है हमारे जो जितने भी रहे हैं हमारे
एंसेस्टर्स। तो उनसे हमें सीखना चाहिए, उन्होंने बहुत टफ सिचुएशन में भी बहुत अच्छे से रहते थे वो लोग, है ना। तो अब तो बहुत इजी है, बहुत इजी हो गया है जीना, तब भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं नेचर की, क्योंकि चीज़ें बहुत इजीली असेसिबल हो गई हैं, फीजिबल हो गई हैं। अब डोंट मिस आउट में मैंने इंडिजिनस ट्रेडिशन, इंडिजिनस होते हैं जो हमारे अंदर के भारत के अपने अपने पर्सनल, इंडिजिनस लोग कौन होते हैं, जो वहीं के लोग हैं, मतलब जैसे भारत हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, तो ये सेकुलर कंट्री है जो यहाँ के इंडिजिनियस अंदर भारत के लोग जो हैं नेचर, हम उनको बहुत सारे लोग हैं जो नेचर को सेक्रेड मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। पूजनीय तो है, हम लोग बहुत पुराने ज़माने से मानते हैं, लेकिन पता नहीं पूछते तो हैं पर एक्सप्लॉइट भी करते हैं। ये दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, ठीक है। जैसे नेचर ही नर्चर है, नेचर ही नर्चर है, नरिश करती है। डू यू नो ऑफ प्रैक्टिस दैट रिफ्लेक्ट दिस, हम बहुत सारी प्रैक्टिस में देखते भी, हम पौधों की पूजा भी करते हैं, हम नदियों की पूजा भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे तो धर्म में मतलब हिंदू जो हिंदुज़म है उसमें तो हवा हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गई, मतलब पेड़ हो गए, सबकी अलग अलग उनके वो हैं, देवता हैं, ठीक है। अब आता है इन शॉर्ट वी अप्लाई द टर्म नेचुरल सोर्सेज टू मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेज दैट अकर इन नेचर। जो हमें मटेरियल सब्सटेंस नेचर से मिलते हैं आर अवेलेबल टू ह्यूमंस, वो हमें नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है जी। नेचुरल सोर्सेज वही नेचर से मिलते हैं। हिंदी में बहुत ईजी सा टर्म है, ये थोड़ा घुमा फिरा के बोला गया हो। इन साइंस में वी लर्न द यूजफुल ऑफ कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग शेयर characteristics of a criteria. When we categorize ideas or things, we name the category so that we can refer to them just one word or short phrase. हम उसको कैटेगरी दे देते हैं, भैया ये नेचुरल है, ठीक है, ये अननेचुरल है, ये हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ताकि आप उस क्राइटेरिया से उनके करेक्टरिस्टिक्स देख के समझ जाओ कि कौन सी चीज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, कौन सी चीज़ जो है इमॉर्टल है, कौन सी मॉर्टल है। Names and meanings are shared across groups of people. It helps us discuss a set of ideas or things without needing to describe it with every time. We are communicate more effectively too in early classes. You learned about living and non-living things. आपने पढ़ा होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है। अब आती है इसके सिंपल कैटेगरीज के बारे में। थिंक अबाउट इट, व्हाट माइट बी डिफरेंट क्राइटेरिया वी कैन यूज टू कैटेगराइज। हम कैसे कौन कौन से क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द वेज वी कुड कैटेगराइज नेचुरल सोर्सेज बेस्ड ऑन द यूज वी पुट टू देम। जो हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है, सोर्स ऑफ मटेरियल्स हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ये हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। लाइफ कुडंट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर। सबसे ज़्यादा जो क्या है, एयर, वाटर, ठीक है, वाटर, फूड, एयर, वाटर, फूड, these are very important. Air, water, food, the necessity, the essentials of life, ठीक है। अब रिसोर्सेज एसेंशियल्स फॉर लाइफ में पढ़ लिया, एयर, वाटर, फूड। वी टेक दीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, the rivers and ponds, and through the cultivation of soil or other living things. We can't make the air we breathe, the water we drink, or the soil which gives us food. ये वो चीज़ें हैं जो इंसान पैदा नहीं कर सकता, ये हमें नेचर से मिलती हैं। अब रिसोर्सेज फॉर मटीरियल्स, ये एसेंशियल्स आपको मैं बता दिया कि इनके बिना हम जी नहीं सकते, इनके बिना हम मटीरियल्स के बिना शायद हम तब भी जी पाएँ, थोड़ा सा जी सकते हैं। ह्यूमन्स बीइंग क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट. We make them our utility or to create things of beauty that enrich our lives and those of others. Piece of wood can be transformed, है ना। हमने क्या किया, जब हमें चीज़ें इजीली अवेलेबल होंगी, हमें खाना बनाना आ गया, तो फिर इंसानी दिमाग और चला, उसने क्या किया, उस चीज़ों को अपनी लाइफ को ब्यूटीफाई करने के लिए नेचर ने के पास जो चीज़ें थी उनको थोड़ा थोड़ा यूज़ करना शुरू किया, अपने कंफर्ट के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, या फिर अपने लाइफ को एनरिच बनाने के लिए, है ना। जैसे फर्नीचर का यहाँ दिया है, हम स्टैचूज़ बनाने लगे, क्राफ्ट करने लगे। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड अस विद वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज फ्रॉम वुड टू मार्बल, गोल्ड टू गोल्ड। मार्बल भी हमें मिलता था, तो हम वहाँ से चीज़ें बना के, गोल्ड का बहुत ही अच्छा खासा ट्रेडिशन है हमारे हिंदुस्तान में, है ना। उसके बिना तो कोई फंक्शन ही नहीं होता। तो अब आता है रिसोर्स फॉर एनर्जी। एनर्जी इज़ ए कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग। इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग्स बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है,
production processes. These energy can come from diverse natural sources: coal, water, petroleum, natural gas, sunlight, wind. आप अपने कमरे में देख लीजिए, पंखा चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, ये देखिए एक मेटल की वस्तु मैंने भी रखी है, ये थोड़ा सा मुझे भी ये पसंद है, मेटल की चीज़ें। ये मेरा चश्मा हो गया, लाइट हो गई। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या है, हमें कंफर्ट भी देती हैं और एनर्जी, हमें एनर्जी भी देती हैं। पंखा चल रहा है तभी तो अच्छा लग रहा है, मैं बैठ के आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है कि मतलब खाना बनाने के लिए गैस चाहिए, कहीं जाने के लिए आजकल वो भी गैस चाहिए, सीएनजी चल पड़ा आजकल, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आता है आपका रिवर वाटर, रिन्यूएबल रिसोर्स एज लॉन्ग एज ग्लेशियर्स और फॉरेस्ट जब तक एग्जिस्ट हैं तब तक भैया हमारा ये है रिन्यूएबल रिसोर्स है वाटर। वी कैन टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट इन लिमिटेड क्वान्टिटीज़ फॉर ए लॉन्ग टाइम इफ़ वी अलो इट टू रीजनरेट। अगर जब तक हम पेड़ लगाते रहेंगे तो हम टिम्बर का इंजॉय करते रहेंगे। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, जो रिन्यू हो सकती हैं, जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं। A second way of categorizing natural resources could be based on the whether they are renewable or not. A general principle of nature is that functions is restorative and regenerative way. Restoration is the process of returning something to its original healthy state if it has been degraded or damaged. नेचर हील करती है, रिन्यू करती है, मेंटेन अपने आप को करती है। ए कट ऑन द स्किन विल नॉर्मली हील हो जाता है। फॉरेस्ट रिकवर्स आफ्टर ए वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट भी रिकवर हो सकते हैं, बड़ी बड़ी जो वाइल्ड फायर आग लगती हैं। रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रेस्टोरेशन, ठीक है, ये रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रेस्टोरेशन, रीजनरेट भी हो जाती है। इट्स अबाउट नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू थिंग्स एंड द कंडीशंस ऑफ थ्राइविंग। नेचर चीज़ें रिक्रिएट तो कर लेती है टाइम के साथ साथ, रीजनरेट भी कर लेती है। वी प्लांट ट्रीज इन एरियाज दे में हैव लॉस्ट देम और ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशंस लाइक क्लियरिंग forest for housing, planting the types of trees that were originally growing. These restores the ecosystem हो सकती हैं। The trees provide हमें क्या करता है, food, shelter for birds and squirrels and the creatures, enabling life to return. Nature works in cycles. When there is no waste, ठीक है, where there is no waste, takes a forest. Let's say it ट्री फॉल्स इन द फॉरेस्ट, गिर जाता है, इट डिकम्पोजेज विद द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देते हैं। फंगाई इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन उस पर फंगाई इंसेक्ट्स रहते हैं, फीड करते हैं। दिस ट्री बिकम्स पार्ट ऑफ द सॉइल एनरिचिंग इट। तो वो जो ट्री है जो गिरा है तो वो क्या करता है, सॉइल का एनरिच भी करता है, क्योंकि उससे खाद पैदा हो जाती है। धीरे 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 बहुत सारे बैक्टीरियाज इंसेक्ट्स उस पर रहते हैं। द न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम, उसके सीड्स नए निकलते हैं। इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन। These are examples of nature's principle of restoration and regeneration in practice. पता नेचर खुद ही रेस्टोर कर लेती है और रीजनरेट कर लेती है हर चीज़ को। अब यह है रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिबिट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। मोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ अबंडेंट सनशाइन, हमारे यहाँ बहुत तगड़ी वाली धूप रहती है, बहुत सारे इंडिया के मैक्सिमम मतलब मोस्ट ऑफ द इंडिया में। इन द नेचुरल कोर्स रिवर्स आर रिवर्स आर फेड रेगुलरली बाय रेन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर से रिवर बनती है। फॉरेस्ट रिन्यू देमसेल्फ, फॉरेस्ट अपने हर साल नए अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं। सॉइल रिप्लेनिश कर अपने आप को मेंटेन कर लेती है उसका नेचुरल प्रोसेस से। सो ऑन। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज देम इन अ सस्टेनेबल मैनर। जब तक हम उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से सस्टेन करवा रही हैं हम सबको, है ना। हाउएवर फॉर देम टू रिटेन रिन्यूएबल देयर इज ए कंडीशन, द नेचर रिदम ऑफ रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। हमें उसको इतना डिस्टर्ब नहीं करना कि पूरी पृथ्वी को पेड़ ख़त्म हो जाए, नदियाँ सूख जाएँ, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वी हार्वेस्ट टिम्बर फॉर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो ली ट्रीज, वी विल इवेंचुअली डिप्लीट द फॉरेस्ट। अगर हम ज़्यादा काटेंगे, लगाएंगे कम और फॉरेस्ट को रीजनरेशन रेस्टोरेशन का टाइम नहीं देंगे तो तब तो फॉरेस्ट डिप्लीट हो जाएंगे। साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शन से मैनी ऑफ नेचर साइकिल्स हैव बीन डिस्टर्ब हो गया है। सेवरल फैक्टर्स इसमें कंबाइन करते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स ड्राइवन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पजेज आर टू ऑफ देम, ठीक है।
अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ये कटिंग फॉरेस्ट की जा रही है एग्रीकल्चर के लिए, चाहे लोगों के रहने के लिए हो, तो उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। द ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मेल्टिंग एट ए फास्टर रेट एंड प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस दैम। परसिपिटेशन होता है बारिश को बोला जाता है। तो दिस हैज़ implications ऑन वाटर सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन लिविंग इन द प्लेन्स डिपेंडेंट ऑन द वाटर टावर, ठीक है। वो पिघलेंगे, जैसे फर्स्ट आपने भी देखा होगा जो हिमाचल में हो रहा है या फिर उत्तराखंड में वो हो रहा है ना, तो क्या मतलब बुरी हालत हो रही है ग्लेशियर्स के पिघलने से। डोंट मिस आउट। ट्रेडिशनली, अच्छा ये सूर्य का देखा है कि ऑफरिंग अर्घ्यम टू सूर्य द सन गॉड इज़ इन ग्रेटिट्यूड। हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि थैंक यू सन गॉड, आपने आप एक बिल्कुल जैसे मतलब बिल्कुल एक साक्षात देवता हैं, हम आपको थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि सूरज के चमकने से ही पृथ्वी चल रही है, और उनकी ही चमकने से हम जो यहाँ पे जीवन चल रहा है। तो उससे आई थिंक हमें सन को तो एक ग्रेटिट्यूड देना चाहिए मॉर्निंग में, ठीक है। ऑफरिंग जनरली ऑफ वाटर और एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड। अब ये है कि ट्रेडिशनली कम्युनिटीज़ हैड ए सिस्टम रेगुलेटिंग फिशिंग ड्यूरिंग द स्पॉनिंग सीजन टू एनेबल द मेंटेनेंस ऑफ फिश पॉपुलेशन। मतलब कुछ तो ट्रेडिशनली पहले कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो रेगुलेट करती हैं, रिफ्रेन करती हैं कि फ़िशिंग हम इस वाले सीज़न में हम फ़िश नहीं खाएँ, मतलब ज़्यादा नहीं उसका स्पॉनिंग सीजन में करेंगे ताकि मेंटेन रहे फ़िश की पॉपुलेशन। लेकिन अगर कमर्शलाइजेशन जो हो रही है उससे क्या आ रहा है कि ओवर फिशिंग की जो कमर्शलाइजेशन हो रही है, तो कुछ फिशेस की अच्छी जो कैटेगरीज हैं वो गायब हो रही हैं, मतलब जो उनके टाइप्स हैं। जैसे ट्यूना की एग्जांपल इन्होंने दी है कि वो गायब होने पे के कगार पे है, डिक्लाइन है उसका। अब ट्रेडिशनल प्रैक्टिस दैट हेल्प्स द इकोसिस्टम, कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस तो कुछ तो हैं ही हमारे में है जिससे कि बैलेंस बना रहे। कुछ तो हमारे धर्मों में भी लिखा है, कुछ हर एक रिलीजन में दिया ही होता है कि कैसे अपनी नेचर को सेव किया जाए, है ना। और कुछ पूजाएं भी हैं उनकी, कुछ लोग बहुत पूजा भी करते हैं कि भैया, जैसे कुछ केरला के भी कुछ फेस्टिवल्स हैं जो ओनम है शायद, और एक और भी आता है वहाँ पे कुछ फसल उगाने के, जैसे हमारे भी लोहड़ी आती है या फिर बैसाखी आती है। ये सब सिस्टम्स हैं जो एग्रीकल्चर को थैंकफुल कहने के लिए या फिर ये कहने के लिए हाँ कि भैया नई फसल आई है तो हमें खुशियाँ मनानी चाहिए कि हाँ हमारा घर अनाज से भर रहा है, या ये देश में अनाज पैदा हो रहा है। तो वो कुछ फेस्टिवल्स हमारे में भी हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं। अब आगे आते हैं। वी नीड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस द गुड्स वी कंज्यूम। हमें इंडस्ट्री चाहिए, चीज़ें हैं जैसे भाई हमें हर चीज़ तो इंडस्ट्री में ही बनती है, हम घर में तो कोई इतनी चीज़ें बनती नहीं। द प्रोसेस आल्सो क्रिएट्स वेस्ट, निकलता है वहाँ से, डिस्चार्ज होता है और जो नदियों में जाता है, पानी की बॉडीज़ में, चाहे पॉन्ड्स हैं, चाहे रिवर्स हैं, चाहे सी है ना। तो ऑफन दीज वेस्ट कांट डिके टू बिकम द फूड ऑफ सम लाइफ फॉर्म, इंस्टेड इट लीड्स टू डिस्टर्बेंस हो रही है नेचर के साइकिल में, गंदा हो रहा पानी, उसकी रेस्टोरेशन और रीजनरेशन में टाइम लग रहा है। रिवर बिकम्स पॉइजनस हो गई हैं और सपोर्ट नहीं कर रही लाइफ को, है ना। अब नेचर क्या कर रही है कि हिज एबिलिटी टू, मतलब हमारे एक्शन से नेचर को टाइम नहीं मिल रहा रेस्टोरेशन और रीजनरेशन का। तो ये हमें उसको टाइम भी देना पड़ेगा और हमें अपने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, चीज़ों को कम यूज़ करना पड़ेगा ताकि नेचर को टाइम मिले। डोंट मिस आउट इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। नेचर हैज़ सम इनहेरिएंट वेज ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल ट्रीज नेचुरली प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है, वो तो है ही, ऑक्सीजन तो वहीं से बनता है। व्हेन दिस नेचुरल प्रोसेस बेनिफिट ह्यूमन वी कॉल देम इकोसिस्टम सर्विसेज। वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ए फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर्स वाटर, फॉरेस्ट भी नेचुरली फिल्टर करता है वाटर को, सॉइल इरोजन को हमें बचाता है, सॉइल को बहने से बचाता है, हैबिटेंट करता है, एनिमल्स को प्रोटेक्शन देता है, रहने का एक इकोसिस्टम चलाता है। When we benefit from clean water, protected farmland and pollinated crops becomes of that water, we are receiving ecosystem services from nature. नेचर ही हमें पूरा सर्विस दे रहा है। ए मैच्योर ट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे, एक मैच्योर ट्री का बताया हुआ है। ए ह्यूमन बीइंग नीड्स अबाउट 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे, हमें इतना चाहिए। तो बताइए अब हमें किस तरह से हमें बैलेंस बिठाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको अब थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, वीडियो भी लंबा हो जाए, थोड़ा सा जल्दी पढ़ाती हूँ।
अब इन्होंने कहा है कि ये तो हो गया रीन्यूएबल का, अब नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? क्रिएट ओवर लॉन्ग पीरियड्स, जो बहुत टाइम लेते हैं क्रिएट होने में, जैसे हमारे फॉसिल्स हो गए। दे कांट बी रिप्लेनिश्ड एट द रेट वी यूज़ देम, जैसे हम उनको यूज़ कर रहे हैं वो रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, मिनरल्स एंड मेटल्स लाइक iron, copper, gold are non-renewable resources. India has significant quantities of coal reserves. Coal reserves तो हैं. We mine coal to meet our growing needs for energy. It has estimated that the coal reserve in India may last another 50 years. The demand for electricity has been increasing as the population demands and development works accelerates. Till more sustainable options become available widely, we need to use the coal we have judicially. ठीक है। अभी आगे नॉन रिन्यूएबल बताया है कि भैया वो जो टाइम लगाते हैं क्रिएट होने में, लेकिन जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, मेटल्स हो गए, सब हो गए, तो टाइम बहुत लंबे मिलियन ऑफ ईयर्स में ये चीज़ बनती हैं। तो जिस तरह से भैया इस्तेमाल हो रहा है बुरी तरह से, तो बहुत धीरे धीरे वो चीज़ें गायब हो जाएंगी। ठीक है, आप बताइए अब क्या हम यहाँ व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज दैट यू use daily, directly and indirectly. Possible renewable substitutes. What are some of the steps we can take to transition to renewables? मतलब कौन कौन सी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें क्या करना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट देखना चाहिए कि हम क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं नॉन रिन्यूएबल का, है ना। रिन्यूएबल तो तब भी है कि हम वो आ जाएगा, जैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम इस्तेमाल करें। क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन। अब अगर नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस आवर प्लानट और इवन विद इन कंट्रीज, वो तो है ये नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि देखिए जब एक प्लानट बनता है तो उसको क्या पता है कंट्री कहाँ होगी, ये कंट्री कहाँ होगी। भाई नेचर तो अपने हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसी एरिया में ज़्यादा चले गए, किसी में कम चल गए, वो कंट्रीज़ बन गई। कंट्रीज़ आर ह्यूमन मेड, नॉट गॉड मेड। ठीक है, ये प्लैनेट्स जो हैं ये तो नेचर मेड है, जो कंट्रीज़ हैं तो वो क्या है, वो मैन मेड थिंग्स हैं। तो भैया किसी के पास ज़्यादा है, कोई अमीर कंट्री है, उसी बहाने बेचारी कोई गरीब होगी, इसके पास कुछ नहीं आया। तो ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा हो गया है चैप्टर। थैंक यू सो मच। और ये देख लीजिए, मैं थोड़ा सा छोटे से ही नोट्स बनाए थे कि ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ये हो गए सोलर एनर्जी, विंड, फॉलिंग वाटर, हीट ऑफ द अर्थ, जियोथर्मल जिसको बोलते हैं, प्लांट मटेरियल्स जो बायोमास है, ओशन करंट्स एंड वेव्स, ये हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, नेचुरल गैस, स्टील, फॉस्फेट, एल्युमिनियम, ग्राउंड वाटर, ये सब चीज़ें, गोल्ड, सब की चीज़ें हमारी नॉन रिन्यूएबल हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप भी कोशिश कीजिए बच्चों कि आप भी प्लांट्स खूब लगाएं, और जब भी जिस कमरे में ना बैठें वहाँ का पंखा बंद कर दें, है ना, और कम इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम कम इस्तेमाल करें, और पृथ्वी को गिफ्ट करें, हम अपने नेचर को गिफ्ट करें। नेचर को टाइम लगता है रिस्टोर और रीजनरेट करने में, हम उसे टाइम दें उसकी हीलिंग के लिए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड नाइट।